चुनावी मौसम में वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसी बहाने ध्रुवीकरण होता है। लगभग सभी पार्टियां ये करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू किसके साथ, मुसलमान किसके भरोसे। ये सवाल इस समय इसलिए भी और मौजूद कि चुनाव से पहले एक पार्टी सबका साथ और सबका भरोसा जीतने की, सबका विश्वास जीतने की बात करती है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, हर मंदिर की चौखट पर नेता कार्यकर्ता माथा टेकने लगते हैं। वो जो अक्सर कम से कम मंदिरों का रुख नहीं करते नजर आ रहे थे, वो भी पिछले कुछ चुनावों से मंदिरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको याद होगा, पहले रोजा इफ्तार में लोगों का शरीक होना और उस समय की तस्वीरों का लोगों के बीच में जाना ये आम होता था। लेकिन इस समय आप ये देख रहे होंगे कि चुनावों के जैसे करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मंदिरों में जाने वाले नेताओं की तादाद बढ़ रही है। वो भी पार्टी विशेष के नेताओं की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। क्या ये दिखा रहा है कि एक टैक्टिकल शिफ्ट है, स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट है? क्या ये रणनीति के तहत किया जा रहा है, या फिर ये स्वाभाविक भक्तिभाव है? क्या मुसलमानों का जो वोट एक थक्का वोट कहलाता था, एन ब्लॉक वोट कहलाता था, क्या उसमें अब दरारें आ गई हैं? क्या मुसलमान किसी एक पार्टी का रुख करने के बजाय कई पार्टियों का रुख कर रहे हैं? क्या इस वजह से ये समझा जा रहा है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं के ज्यादा वोट चाहिए और इस वजह से ऐसा हो रहा है? लेकिन ऐसा करने वालों को क्या ये पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरी तरफ मुसलमानों का जो रहा सहा मोह है वो भी उनसे भंग हो सकता है? या फिर अब मुसलमानों को उस तरीके से ट्रीट करना गलती है? मुसलमान चाहते हैं कि देश के विकास में, देश की सियासत में उनकी भागीदारी हो, लेकिन वो तुष्टीकरण की नीति के समर्थकों के साथ खड़े नहीं हैं। इसीलिए ये भी कहा गया कि पिछले के कई चुनावों में ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने वाले मुसलमानों की तादाद भी बढ़ी है। लेकिन ये चर्चा शुरू करें, मेहमानों से मिलाएं, आपको बड़ी खबर पहले दिखाएं। दक्षिण में राहुल, उत्तर में प्रियंका ने संभाली कमान। चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी असम में मौजूद। प्रचार से पहले कामाख्या मंदिर गई प्रियंका गांधी। प्रियंका के मंदिर जाने पर उठने लगे सवाल। इससे पहले वाराणसी, इलाहाबाद में वो मंदिर गई थी। आपको याद होगा, वाराणसी में गई, रैदास जयंती के मौके पर वो नजर आई। इससे पहले वो नजर आई थी प्रयागराज में, जहां उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई थी और उसके बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का आशीर्वाद भी लिया था। और उससे पहले वो देखी गई थी सहारनपुर में शाकंभरी मंदिर में। क्या ये मंदिर जाना स्वाभाविक भक्तिभाव है? मथुरा में भी वो देखी गई थी। क्या ये स्वाभाविक भक्तिभाव है या इसके पीछे असल में एक स्ट्रैटेजी है? और अगर वो स्ट्रैटेजी है तो क्या वो कामयाब स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए? और उस स्ट्रैटेजी से जो परंपरागत, खासतौर से जो माइनॉरिटी वोटर माना जाता रहा कांग्रेस की तरफ, क्या वो छिटक रहा है या वो और भी साथ में आएगा? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल में मौजूदा दौर में जो चल रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय मैं करा देता हूं। जॉन बारला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं आसनसोल से। और इसके अलावा हमारे साथ शोएब जमई जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करना चाहूंगा शोएब जमई आपके साथ। मुसलमानों को लेकर एक नजरिया रहा है हमेशा सियासी दलों का, उसमें क्या जायज था और क्या नाजायज आपके मुताबिक? नहीं, एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है। बदल ये रहा है कि जो डायरेक्ट वोट बैंक हुआ करता था, अब वो एक इनडायरेक्ट वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सेक्युलर पार्टियों का मोह भंग हो रहा है। मुसलमान सेक्युलर पार्टियों के साथ ही है और जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में भागीदारी चाहिए तो इन्हीं पार्टियों के साथ उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो अपना लीडर भी तलाश कर रहा है कि इन पार्टियों के साथ एक अपना लीडर हो जो वहां पे जाके उनकी बातों को नेगोशिएट कर सके। मिसाल के तौर पर जैसे पटेलों का एक लीडर है, पटेल का लीडर बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, जो उनकी बातें रखता है। उसी तरह मुसलमान अपना एक लीडर तलाश कर रहा है जो इन पार्टियों के साथ जाके नेगोशिएट करे, बात करे। अगर वो
उसमें हेर फेर करते हैं, तो फिर मुसलमान फिर वो कहेगा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और डायरेक्ट इनको वोट दूंगा, वोट बैंक नहीं रहूंगा ममता जी का या फिर किसी भी सेकुलर। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, मुझे लगता है नेगोशिएटिंग पावर हर समाज की बढ़नी चाहिए ताकि सत्ता में भागीदारी बने। हम जब सच्चर कमेटी की बात करते हैं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात करते हैं, बंगाल में कई मसाइल हैं माइनॉरिटीज़ के, वो सब उठाने के लिए अगर फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी साहब उठ रहे हैं और उसके पीछे जनता आ रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ममता दीदी पे ये दबाव बनेगा कि बाद में सत्ता में भागीदारी अब्बास सिद्दीकी को भी दी जाए ताकि एक मजबूत आवाज मुसलमानों की बनकर उभरे। ये मुझे लग रहा है और ये सही भी है। तो शोएब जमाई कह रहे हैं कि हर एक वर्ग की नेगोशिएटिंग पावर बढ़नी चाहिए, वही हो रहा है इस वर्ग के साथ। और अगर वो कई वर्गों की तरफ देख रहा है और इसमें कहते हैं कि जब भी कस्टमर के लिए ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, तो उसमें उसका फायदा होता है। क्या मार्केट की ये भाषा सियासत में भी लागू है? जॉन बारला के पास में चलना चाहता हूं। जॉन बारला, प्रधानमंत्री ने शपथ लेते हुए इस बार ये कहा था कि छल में छेद होना चाहिए, भ्रम में छेद होना चाहिए। खास तौर से ये जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और इस वर्ग को पिछड़ा ही रखा गया, केवल वोट की तरह इस्तेमाल किया गया, इसकी अब इति होनी चाहिए। क्या वो इति होती नजर आ रही है? देखिए, उस समय 2011 में भी और 2016-19 में भी हमारे मुस्लिम भाई को वोट के रूप में प्रयोग किया, लेकिन उनको बहुत कुछ आशाएं दिखाए, वोट लेने के जीतने के पहले बहुत सारा आशाएं दिखाए, लेकिन वो आशा तो कभी तक अब तक पूरा होने नहीं लगी है। इसीलिए तो आज मुस्लिम भाई सब टूट के अब जा रहे हैं हमारे सिद्दीकी भाई के पास। इसका मतलब जनता का सेवा ममता जी ने जो वादा किया नहीं, था, मेरा सवाल आपसे ये है जॉन बारला कि जो आप लोगों ने बात कही समावेशी विकास की, कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम एक तराजू में एक आंख से सबको देखेंगे, क्या वो नीति इतनी बलशाली हुई है कि वो लोगों को समझ में आए और ये जो माइनॉरिटी और ये जो वर्गों में बांटकर वोटर्स को देखे जाने की परंपरा रही है वो समाप्त हो? नहीं, आज अगर मैं बोलूं, आज मुझे बोलने में मजबूर हो रहा हूं मैं, क्या ये आप मेरा थोड़ा समय दीजिए। आज अगर मोदी जी अगर सोचते, तो मैं भी तो एक माइनॉरिटी से आता हूं, तो मुझे तो उस नजर से नहीं देखा गया है। आज मैं भी तो आज देश को सेवा करने के लिए आज देश का संसद में जाके मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का समस्या को रख रहा हूँ। आज मोदी जी ने कभी सोचा नहीं है ये माइनॉरिटी है और इनको दूर रखा जाए। आज उनके, अच्छा बताइए हमारा क्षेत्र में कितना है, लेकिन हम कार्यकर्ता है, मोदी जी चाहते हैं कि कार्यकर्ता को रखे जो जनता का सेवा करे, कल का दिन में जीतने के बाद में भी सेवा करे, इसीलिए हमको चुन के खड़ा किया। मैं भी तो माइनॉरिटी है, तो मोदी जी कहाँ हमको दूर रखा? कौन सा माइनॉरिटी को दूर रखा गया? इस बार लॉकडाउन के समय ये इंपॉर्टेंट बात कही है आपने जॉन बारला, लेकिन फिर ये कह दिया जाएगा कि देखिए माइनॉरिटी में भी आपको ये देखना पड़ेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी की हम चर्चा कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे बांटा जाएगा। मैं इस पर आपका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले बंगाल में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात अब्बास ने कह दी है। लेफ्ट के साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठबंधन बरकरार रहेगा और बंगाल में 24 घंटे के भीतर ही ये संयुक्त मोर्चा एक तरीके से इसमें ये टूट आ गई, ये संयुक्त मोर्चा टूट गया। अगर संयुक्त मोर्चे में, क्योंकि उसमें लेफ्ट और वाम मोर्चा दोनों ही हैं और लेफ्ट अकोमोडेट नहीं कर रहा है, लेफ्ट के साथ आईएसएफ भी अकोमोडेट नहीं कर रहा है, वाम मोर्चे के साथ आईएसएफ सॉफ्ट है और ये कह रहा है कि इन्होंने अकोमोडेट किया, तो ये साफ दिख रहा है कि बनने से पहले तस्वीर बिगड़ गई। और ये लड़ाई किस बात की है? ये लड़ाई स्पष्ट है, इस बात की है कि अगर माइनॉरिटी वोट्स जो हैं उनका साइजेबल चंक किसी को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, निश्चित रूप से वो जिताने वाला फैक्टर होगा। इस बात की लड़ाई चल रही है। अगर तृणमूल कांग्रेस से छिटकता है वोटर तो किधर जाएगा? हमारी तरफ आए। कांग्रेस और वाम मोर्चा क्या का ये गठबंधन बनने से पहले एक तरीके से इसमें दरकाव जो है वो क्या इशारा कर रही है और ये किसको फायदा पहुंचाएगा? जितेंद्र तिवारी से मैं जरा इस बात को समझ लूं। जितेंद्र तिवारी, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है और इसमें तृणमूल कांग्रेस खुद को कहां पाता है? देखिए, हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति रही है
कि हम जाति के धर्म पर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए जो भी सताए हुए लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जिनके लिए सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उनके लिए हम काम करते हैं। और हम कट्टरता के खिलाफ हैं। चाहे हिंदू धर्म में कोई कट्टर हो और कट्टरता के कारण दूसरे का जान लेने का प्रयास करता हो, चाहे मुस्लिम धर्म में कोई ऐसा कट्टर व्यक्ति हो जो दूसरे का जान लेने का प्रयास करता हो, किसी भी कट्टरता के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे को प्यार करें। बंगाल की संस्कृति रही है, काजी नजरुल ने लिखा कि मोरा एक ही वृंते दूसरी कुसुम हिंदू मुसलमान। तो हम एक साथ सबको लेकर चलने की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। जहां तक जॉन बर्ला साहब जो बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये मौका दिया, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता के साथ साथ बंगाल के जिन लोगों ने वोट देकर उन्हें सांसद बनाया, बंगाल से इतनी घृणा न करें, बंगाल को उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता स्वीकार करें जिन्होंने आपको सांसद बनाया। आप ऐसा बंगाल के लोगों को आप भूल जा रहे हैं। आपके पार्टी के बड़े नेता जिनकी कृपा दृष्टि आप पर है, उनके बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बंगाल की जनता जिनने आपको सांसद बनाया, जिनने आपको ये पहचान दी, उनके बारे में आप एक भी उनके प्रशंसा में या उनके तो आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया या इस पर जवाब भी चाहते हैं आप जितेंद्र तिवारी, जॉन बारला का? नहीं, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, उस समझदार के लिए इशारा का। नहीं तो ले भी लीजिए, थोड़ा सा उनसे जवाब भी ले लीजिए, वो किस तरह नजरिए से देखते हैं। जॉन बारला, क्विकली प्लीज। देखिए तिवारी जी, आप कुछ दिन बाद में अभी आप गेरुआ टीका लगा के आपको स्वागत किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं अभी भी लगाता हूँ। नहीं, फिर भी नहीं, वो केवल नाम पे लगाता हूँ, रोज लगाते मैं पूजा भी करता हूँ, टीका भी लगाता हूँ। दिल से नहीं लगाते हैं, दिल से नहीं लगाते, ये बाहरी है। अरे जॉन बारला साहब, इस बार क्या कमी रह गई? जॉन बारला साहब, तिवारी जी पहले तो मन बना चुके थे, कह रहे हैं दहलीज तक आप भी गए थे, फिर हो क्या गया? आप लोगों से क्या कमी रह गई? ये आने वाला है, ये इसका मन बना लिए है ना, लोग उनके साथ टूट चुके हैं। चलिए ये विषयांतर हो जाएगा, जरा उस पर चलें जहां पर ये बात कही जा रही है कि क्या मुस्लिम माइनॉरिटी को एक वोटर के तौर पर ही देखा गया और उनको स्थिति वैसी ही रखी गई, बद से बदतर होती चली गई। इसीलिए पहले उन्होंने एक पर अपना भरोसा रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, और अब उनको ये लगने लगा है कि इनमें से हमको अब चुनना पड़ेगा और वक्त के हिसाब से हर बार अलग अलग फैसले करने पड़ेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि क्या हुआ मंच पर जिससे ये संकेत मिले कि आगे क्या होने वाला है। और फिर उन्होंने जाकर जब बात की इंडियन सेकुलर फ्रंट से, उसने स्पष्ट कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं, वाम मोर्चे के साथ। तो फिर ऐसे में ये गठबंधन कहां रह गया अभिषेक, और फिर क्या भविष्य होगा इस गठबंधन का? देखिए, ये जो आइडिया था, उस आइडिया को धक्का लगा। आइडिया ये था दिनेश की महाजूथ बनाना, जिसमें कि कांग्रेस होगा, जिसमें कि लेफ्ट होगा और इंडियन सेकुलर फ्रंट होगा। और ये इसलिए बनाना था ताकि पब्लिक को लगे कि एक बड़ा ताकतवर अल्टरनेटिव है, इसलिए जो बीजेपी और टीएमसी को छोड़ करके लोग यहाँ पर सके। लेकिन उस आइडिया को चोट लगी है, और वो इसलिए लगी है, आइडिया को अगर चोट लग गई, अभिषेक एक बात मुझको क्विकली समझाइए। अब कैंडिडेट्स खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस वाला खड़ा है वहां पर खड़ा कर देगा इंडियन सेकुलर फ्रंट अपना। अब कांग्रेस और वाम मोर्चा आपस में साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां पर वाम मोर्चे का भी बड़ा नेता कांग्रेस वाली सीट में जाकर प्रचार करेगा, नहीं करेगा? ये कांग्रेस वाले नेता वाम मोर्चा वाली जगह पर जाकर प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे? और अगर ये सब इन प्रिंसिपल नहीं हो पा रहा है तो ये काहे का गठबंधन बचेगा? देखिए, यही बहुत बड़ी उलझन है। बड़ी बात ये है दिनेश की, देखिए यहाँ तक कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हमको 92 सीटें सिर्फ लेफ्ट फ्रंट ने दी हैं, जिस पर हम पिछली बार लड़े थे। हमको थोड़ी भी सीटें एक्स्ट्रा देते तो हम सेकुलर फ्रंट को दे देते। यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है कि सीटें अधिक दे कि ना दे, इसलिए आपस में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और ये केवल हो रहा है माइनॉरिटी वोट्स के लिए, आनंद फानंद में ये केवल माइनॉरिटी वोट्स के लिए हो रहा है। अब इसको लेकर मैं अगर विनोद बंसल साहब के पास जाऊं, विनोद बंसल साहब एक बात मुझे समझाइए, क्यों नहीं इस देश में नागरिक को नागरिक की हैसियत से ही देखा जाता? क्यों उसको वोटर में और फिर वर्गों में तकसीम करके बांट कर देखा जाता है? क्यों नहीं एक नेम प्लेट के तौर पर या जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, उस तरीके से सिटीजन को पहचाना जाता? क्यों उसके नाम के हिसाब से उसको पहचान कर? और आज तक यही वोट का खेल खेला गया, बंदर बिल्ली का खेल हुआ, और उसमें इसी तरीके से चुनावों में दौड़ और कभी पिछलग्गू और कभी साथ में चलने वाला हमने देखा। ये क्यों होता है? देखिए, बात यह है कि बड़ी बात ये आपकी डिबेट में मेरे को बड़ी हास्यास्पद लगी, वो ये कि लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और कम्युनलिज्म को अपना रहे हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो कभी टोपी लगाते हैं, कभी और दिखावा करते हैं, कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी कहते हैं कि हम तो जो कम्युनल लोग हैं उनके विरोध में खड़े हैं। आप मुझे बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? ये एक बात,
दूसरी बात ये भी देखने की है कि जो लोग थोक के वोटों की आस में हैं, जिनको जिस कम्युनिटी को जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द कंट्री है उसको माइनॉरिटी कहते हैं, भाई माइनॉरिटी कैसे हो गई वो। तीसरी बात ये कि आखिरकार क्या मुसलमानों के वोट ही लेने हैं इनको और किसी के वोट नहीं लेने क्या? ऐसा लग रहा है ये जो गठबंधन की जिसकी बात कर रहे हैं, जो परिकल्पना कर रहे हैं, आखिरकार क्योंकि ये गठबंधन हो भी नहीं सकता, ये बेमेल संबंध बनाने की कोशिश हो रही है जो अनैतिक संबंध है, इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। और बंगाल की सुधी जनता अच्छी तरह जानती है दिनेश जी कि आखिरकार किसको वोट देना है, कौन वोट का भूखा है और कौन विकास का भूखा है, इसलिए ये बात बड़ी स्पष्ट है। तीसरी बात ये बता दूं कि देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कभी इसका वोट उसका वोट उसका वोट, अरे भाई कांग्रेस का कम्युनिस्ट से क्या लेना देना, कम्युनिस्ट का जो है वो उसके तृणमूल से क्या लेना देना, लेकिन वोट के लिए सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, अलग अलग भी है, सीट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन नहीं तो शोएब जमाई ने अभी ये बात कही ना कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, हमको टिकट्स नहीं मिलती, हमको हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम जाते हैं फिर इन दलों की तरफ। नहीं, इनका समाज कौन सा है? ये भारत के नहीं है क्या? ये पाकिस्तान के समाज के हैं क्या? ये कौन से समाज के हैं? शोएब जमाई क्या मुसलमान आइडेंटिटी रखना चाहते हैं? आइए जवाब ले लें शोएब जमाई। अभी भी 1947 के प्री इंडिपेंडेंस एरा में जी रहे हैं क्या ये? ठीक है, जवाब ले लीजिए। और हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब भी जुड़ गए हैं, असम से कांग्रेस के नेता, उनके पास भी मैं जाऊंगा। जरा आप इसको सेंटर कर लीजिए। अब्दुल खालिक साहब, आप एक किनारे में देख रहे हैं इस फ्रेम में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आप बीचों बीच दिखेंगे, हमको सुविधा होगी। मैं आपके पास आने वाला हूं। शोएब जमाई जी दिनेश जी, पहली बात तो है कि किसी के मंदिर जाने से कोई कम्युनल नहीं हो जाता, या किसी के मस्जिद जाने से कोई कम्युनल। महात्मा गांधी जी भी मंदिर जाते थे और हे राम पढ़ते थे, तो क्या मुसलमान उनके साथ नहीं थे? कम्युनल तब इंसान होता है जब दूसरे समाज के लिए असहिष्णु हो जाता है, जब आपको हमसे असुरक्षा पैदा होने लगेगी, हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा होगा, तो हम कहेंगे कि आप कम्युनल है। पहली बात देखिए, मैं बीच में किसी की नहीं टोक रहा था, दिनेश जी प्लीज थोड़ा इसको कंट्रोल। बंसल साहब सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई कट्टर हो जाते हैं मुसलमान। कट्टर नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात कीजिए, बंगाल में अगर ममता दीदी कहती कि जी हम तो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपके इलाके का तरक्की भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिए ना, मुस्लिम इलाकों की सड़कें, उनके पानी की व्यवस्था, सब जैसे तैसे पड़ी है। अगर हम इस पर बात करते हैं कि आप इन मुद्दों पर हमारे एजुकेशन के मुद्दे पर आप लाइए, तो कोई कट्टर नहीं हो जाता है उस पर। तीसरी पॉइंट कि मेरी अब्बास सिद्दीकी साहब से खुद मुलाकात हुई, अभी 10 दिन पहले मैं बंगाल में था, मैं फुरफुरा शरीफ गया। मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि चूंकि उनके चचा भी ममता जी के साथ हैं, अब्बास सिद्दीकी रिबेल इसलिए क्योंकि ममता दीदी ने उनको पकड़ने के लिए भेज दिया था पुलिस वगैरह, लेकिन जिस तरीके से एक निशानी और इशारे मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारी दबाव की राजनीति है। अंततः जो है अब्बास सिद्दीकी ममता जी के साथ ही आएंगे, कुछ ना कुछ उनको चंक्स मिलेगा, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिलेगी, और ये लास्ट में यही होना है, मेरा ये अनुमान है। आप देख लीजिए कौन सा दबाव है जितेंद्र जी, क्या बना रहे हैं दबाव आप? देखिए, हम दबाव की कभी राजनीति नहीं करते, और हम कोई एक व्यक्ति किसी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे इस दर्शन में विश्वास नहीं करते। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू भी मुसलमान की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और मुसलमान भी हिंदू की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से बांटना कि केवल एक कौम को एक नेता ही देख सकता है, वो उसी धर्म का होना चाहिए, उसी कौम का होना चाहिए, इस फिलोसफी में हम विश्वास नहीं करते। हम पूरे बंगाल की विश्वास के लिए काम करते हैं, पूरे बंगाल की उन्नति के लिए काम करते हैं, पूरा बंगाल आगे बढ़े। और जहां तक उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके तालीम पर जो ध्यान ममता बनर्जी की सरकार में जो दिया गया है, स्वास्थ्य साथी की सुविधाएं सारे मुसलमान भाइयों को भी मिलती है, सबूत साथी की साइकिलें सारे मुसलमान भाइयों को भी मिलती है, कन्याश्री के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है वो मुस्लिम बच्चियों को भी दिया जाता है, रूपोश्री के माध्यम से शादी के लिए जो पैसा दिया जाता है वो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम बच्चियों को भी दिया जाता है। तो सरकारी जो योजनाएं होती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांट कर नहीं होता, ये सारे लोगों के लिए होता है। और मुख्यमंत्री के पदों पर जो लोग बैठते हैं उन सारे लोगों को समान दृष्टि से देखना पड़ता है। यही हमारी पार्टी की नीति है, यही हमारी सरकार की नीति है, इसे अन्यथा न देखा जाए। बहुत जल्दी से शोएब जमाई, अब्दुल खालिक इंतजार कर रहे हैं मेरा, उनके पास जाना है, बहुत जल्दी से, छोटा रखिएगा। आलिया कॉलेज का मसला इतने दिनों से अटका पड़ा है, आपने वहां पे माइनॉरिटीज को अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिया। यूनानी कॉलेज का मसला अटका पड़ा, वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं मिली। उर्दू को आपने सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया, कोई उर्दू में यहाँ से एक लेटर तक नहीं लिखता, उसकी मान्यता नहीं है। तमाम ऐसे माइनॉरिटीज के यहाँ से इश्यूज है जिसको लेकर ममता दीदी पिछले 5 सालों में डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की है। जितेंद्र तिवारी से मैं जवाब लूंगा, जितेंद्र तिवारी से जवाब लूंगा, लेकिन अब्दुल खालिक के पास मैं चलता हूं। अब्दुल खालिक, मुझे ये समझाइए कि क्या ये ठीक है हमारे लोकतंत्र के लिए
यूं देखना वोटर्स को, जनता को पहले वोटर्स के तौर पर देखना और वोटर्स को यूं खंड खंड बांटना, ये ठीक है क्या हमारे देश के लिए? बिल्कुल ये ठीक नहीं है, लेकिन ये खंड खंड तो अभी भाजपा लोग कर रहा है। ये लोग तुष्टीकरण का विरोध कर रहा है, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण भी कर रहा है, ध्रुवीकरण भी कर रहा है, नफरतकरण भी कर रहा है। ये उल्टा हमारे ऊपर या सेकुलर पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम लोग तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन यही लोग आजकल हिंदू तुष्टीकरण करते हैं, यही लोग आजकल ध्रुवीकरण करता है, हिंदू मुसलमान का सियासत करता है, यही लोग आजकल ये नफरतकरण भी करता है, एक संप्रदाय के खिलाफ, एक स्पेसिफिक संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। ये सारे काम भाजपा और उनके जो आरएसएस कर रहा है। तो ये आज देश को खंड खंड। अब्दुल खालिक, एक बात का जवाब दीजिए, मैं जवाब लेने जाऊं उससे पहले, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, दूसरी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया ना, कभी नहीं किया। हम लोग तो हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। हम लोग चाहते हैं सारे लोग इकट्ठा रहे, किसी के खिलाफ कोई नफरत ना हो, कोई ध्रुवीकरण ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। जॉन बारला, आप कर रहे हैं ये? देखिए, मुझे जो बात बोलनी, हेलो, मुझे जो बात बोलनी है वो बोलने दिया जा रही नहीं। कहिए कहिए। समय तो कम से कम दीजिएगा, तो जिससे मैंने तो दिया सर, आप बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारा शोएब भाई ने बताया कि सरकार सबको दे रही है, सब चीज, हर चीज व्यवस्था कर रही है। बताइए, जो टीएमसी करने वाले का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कुछ हिंदू भाई, सबको मिलता है। लेकिन आज का दिन में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय मोदी जी तो सारा राशन का सारा, ना हिंदू ना मुस्लिम, ऐसे कुछ पूरा जनता को मिला। लेकिन आज का दिन में ये जो सरकार है, केवल टीएमसी करने वालों को, लोगों को मिल रहा है और मुस्लिम भाइयों को ज्यादातर मिल रहा है, और बाकी हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को तो मिल ही नहीं राशन। इस तरह का काम कर रहे हैं राज्य सरकार। अब बताइए, सरकार काम कर रही है, बोले ज्यादा तो उनको दे, आज फिर भी हमारे लोगों को तो मिलता ही नहीं है राशन पानी। लॉकडाउन के समय काफी झेलना पड़ा। जॉन बारला की बातों का जवाब शोएब जमाई से मैं चाहता हूं। शोएब जमाई, पॉलिसीज के समय तो ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू मुसलमान, केंद्र सरकार तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, पहली बात तो मैं जॉन बारला जी से कहूंगा कि सर, बड़ी अदब के साथ मेरे कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए। मैं ममता दीदी को नहीं घेर रहा हूं, बल्कि एक मुद्दे की बात कर रहा हूं कि भाई ये मसाइल हैं हमारे, इसका हल कीजिए आप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि भाई हम उसका अल्टरनेटिव है, कैसे आप अल्टरनेटिव है? भाई पूरे पेट्रोल की महंगाई आप देख लीजिए, गैस की महंगाई देख लीजिए, आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें उसको तो आपने ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर बोझ डाल दिया। अब अगर भी अभी भी साइलेंट है तो मंदिर कोई घूम रहा है तो उसमें बुराई नहीं। अगर मंदिर मस्जिद पर ही वोट मिलता है और महंगाई के मुद्दे पर वोट मिलता है, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मंदिर घूमना बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा करें। अगर जो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करती है तो वो कांग्रेस को भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए हिंदुओं के लिए, जो ज्यादा बेहतर है। कम से कम आम जनता को राहत तो मिलेगी कांग्रेस के आने के बाद। ये तो आपने आरोप लगा दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस और इसीलिए मंदिर जा रही है। खालिक साहब, अब्दुल खालिक साहब, इसीलिए जा रही है? नहीं, देखिए जो जिस धर्म पे विश्वास करते हैं, मंदिर जाना तुष्टीकरण नहीं है, मस्जिद जाना तुष्टीकरण नहीं है। लेकिन ये भाजपा जो ये देश को तो तोड़ना चाहते हैं, और भाजपा क्या कर रहा है? ये जो असम सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सीधा बोलते हैं हमें 35% वोटों का जरूरत नहीं है। ये तो नफरत फैलाना चाहते हैं, ये तो राष्ट्र को मजबूर करना चाहते हैं, राष्ट्र को वीक बनाना चाहते हैं। हम इनका खिलाफ हूँ। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना, अगर हम तकद्दार राष्ट्र चाहूंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। विनोद बंसल से इसका जवाब लेता हूं। विनोद बंसल, ये मान के चला जाता है क्या कि ये 30% हमारे नहीं है? देखिए ये कह रहे हैं कि 35% की जरूरत नहीं है, और इनका फोकस ये था कि 35% ही हमारे लिए सब कुछ है। ये चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट मिले ही नहीं। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपकी डिबेट एक तरफ जा रही है। मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, देखिए डेमोक्रेसी के लोगों ने मजाक उड़ा रखा है। कमाल की बात है, ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सब सारे वोटर एक से हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अब्दुल खालिक, आप प्लीज सुनिए, आपकी आवाज अभी नहीं ली जाएगी, प्लीज आप अभी सुनिए, आपके पास मैं आऊंगा। आप जब बोल रहे थे बाकी सब सुन रहे थे आपको। विनोद बंसल, बात पूरी कीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है ना जी, जो लोग ये कहते हैं कि 35% मुझे नहीं चाहिए वोट, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें 35% वोट ही चाहिए, तो आखिरकार उनका क्या करोगे? ये जितने भी पैनलिस्ट आपके बैठे हैं, अधिकांश उसमें यही है कि जो लोग उनको कहते हैं हमें तो सिर्फ 35% ही चाहिए, इसके अलावा चाहिए ही नहीं।
ये जो भी इनकी पॉलिटिक्स है सारी मुस्लिम सेंट्रिक क्यों है? क्या मुसलमान ही वोटर है क्या? एक बात। दूसरी बात है, क्या मुसलमान माइनॉरिटी है क्या? दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कोई और माइनॉरिटी नहीं है? बंगाल के अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं है क्या? तीसरी बात ये, जो हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं के घर चलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए, और जो इस्लामिक जिहादी बड़े पैमाने पर बंगाल के अंदर घुसे चले आ रहे हैं, जो विदेशी घुसपैठ की समस्या है, जो रोहिंग्याओं की समस्या है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, उस पर कोई नहीं बोलता। क्यों भाई? सिर्फ हिंदू मुसलमान होता रहेगा क्या इस देश के अंदर? हिंदू अब्दुल खालिक, देश की कीमत पर वोटों के चलते सब कुछ जायज कब तक किया जाएगा? जवाब लूंगा मैं आपसे। लेकिन किन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार पर अंतिम फैसला ममता लेंगी, ये कहा गया है। ममता बनर्जी के घर चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पहले चरण के उम्मीदवारों पर आखिरी मुहर लगेगी। 80 साल से ज्यादा का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं कई नए उम्मीदवार मिल सकते हैं इस बार देखने के लिए। अभिषेक उपाध्याय, और इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है ममता बनर्जी के लिए, और इसीलिए अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं अमूमन 24 घंटे के अंदर टीएमसी की लिस्ट आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो इसकी वजह यही है कि पूरा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर देखा जा रहा है, एज फैक्टर देखा जा रहा है। रिपोर्ट मंगाई गई प्रशांत किशोर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खासतौर पर सक्रिय है कि वो स्थानीय स्तर की रिपोर्ट की आखिरकार लोकल फैक्टर क्या काम कर रहे हैं, फिर समीकरण क्या है, तमाम चीजें देखी जा रही है। यानी कि ममता बनर्जी के लिए वो खुद उनको ये लग रहा है कि ये बहुत ही क्लोज फाइट हो सकती है, और इसीलिए ये जो कैंडिडेट का लिस्ट का काम है, इसको इतना जल्दीबाजी में नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, लेकिन जितेंद्र तिवारी जी, कितने लोग देखने को मिलेंगे माइनॉरिटीज से आपके यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए? कितने लोगों को मौका देंगे आप टिकट में? देखिए, अतीत में हमारे जो कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को उसमें उचित सम्मान दिया जाता है। खास करके महिलाओं को, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ममता बनर्जी हमेशा यह प्रयास करती रहती हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कैंडिडेट का जो पैरामीटर होता है वो उसकी योग्यता और जनता के बीच में उसकी छवि, यही हमारे लिए मुख्य मुद्दा होता है। जाति धर्म को देखकर हम कैंडिडेट नहीं बनाते। जाति धर्म को देखकर आप कैंडिडेट नहीं बनाते। जॉन बारला, आपके यहाँ क्या होगा? कितने लोगों को टिकट मिलेगी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी से? नहीं, यही हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी है, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से 2019 में हम लोग आए उसी तरह आएंगे। हम उनका नेतृत्व में हम लोग आगे जो दल निर्देश देगा उसी को में काम करेंगे। हम लोग को जीतना है, हमको इतना मालूम है 200 से ऊपर सीट हम लोग जीत रहे हैं और सरकार हम कर रहे हैं। और हम लोग ये जात पात का ये हम लोग इसमें जाएंगे नहीं, गया भी नहीं। और आप भी नहीं करते, जितेंद्र तिवारी भी नहीं करते। अब्दुल खालिक जी से पूछ लूं। अब्दुल खालिक साहब, आप लोग देख के देते हो टिकट की जाति क्या है? देखो, हम लोग धर्म या जाति के आधार पर किसी को टिकट नहीं देते हैं। कोई नहीं देता। कौन सा क्षेत्रों में कौन जीतेगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलेगा। और इस बार हम लोग यहाँ पे आसाम में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसीलिए मतलब बच गई फिर इंडियन सेकुलर फ्रंट बच गया, AIMIM बच गया। शोएब जमई, देखिए, अभी जो सारे पैनलिस्ट कह रहे थे मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मैं एक मशवरा देता हूँ कि भाई देखिए, अभी भी मौका है। अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर रहेगा, ओवैसी साहब का फैक्टर नहीं है क्योंकि अब थोड़ा मामला बिगड़ गया। लेकिन अब्बास सिद्दीकी को आप ले आइए। टीएमसी को मेरा मशवरा है कुछ सम्मानित सीटें दे करके और अपने साथ मिला के, क्योंकि उनके चाचा भी टीएमसी के साथ है, तो आप साथ में ले आइए, बात बन जाएगी। मेरा मशवरा है, वरना नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि वहाँ बीजेपी आए, टीएमसी आए, जरूर आए, लेकिन आप हिस्सेदारी के तौर पर अब्बास सिद्दीकी को दीजिए। और यही रियलिटी है। अगर जितेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, जितेंद्र जी हो जाएगी। देखिए, अब्बास सिद्दीकी जी यदि भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड नेता के रूप में अपने आप को उभारने के लिए व्यस्त हैं, उनका मीटिंग कहाँ होगा ये डिजाइन भारतीय जनता पार्टी जब करेगी, वो मोदी जी के प्रति इतने प्यार का प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें कैसे हम अपने साथ ला सकते हैं? हम सारे लोग जानते हैं कि अब्बास सिद्दीकी जी का उदय ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया गया है। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और बंगाल में रहने वाले माइनॉरिटी भी समझते हैं। तो अब्बास सिद्दीकी को लेकर जिनको बहुत मुखालफत है वो उनको लेकर नाचते रहे। बंगाल के तक तो आपके साथ थे, सिंगूर नंदीग्राम में बड़ा साथ दिया उन्होंने आपका। बंगाल के जी उनको आप लोग संभाल ही नहीं पाए उनको, आप उनको रख ही नहीं पाए, उनका दिल नहीं रख पाए, उनके हितों का ख्याल नहीं रख पाए।
अरे देखिए, बंगाल के माइनॉरिटी मेजोरिटी सारे हमारे साथ है, मेजोरिटी माइनॉरिटी सारे हमारे साथ है। उसी व्यक्ति को देखकर हमारे ये लेकिन बंगाल एक में ये लोग परिवर्तन दिखाई दे रहा है और इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगा विनोद बंसल की। विनोद बंसल, ये चेंज ज्यादातर पार्टीज में दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे ये इंडियन सेकुलर फ्रंट की बात ना करूं और AIMIM की बात अभी छोड़ दूं, तो खासतौर से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इनमें ये जो एक होड़ सी दिखाई दे रही है। अभी जैसे मैं देख रहा हूं सरस्वती पूजा का बड़ा वृहद आयोजन हुआ, अभी देख रहा हूं ममता बनर्जी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जैसा पोर्ट्रेयल वो खुद का किया करती थी अक्सर। ये परिवर्तन क्यों है? देखिए, परिवर्तन ये है कि अभी ये देश बदल रहा है, करवट ले रहा है। और आप देखिए, अभी तक जो इलेक्शन में वो काला बुर्खा और गोल टोपी नजर आती थे ना दिनेश जी, अब वो मिसिंग हो गया थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी भी हिंदुओं पर हमले और हिंदुओं की चिंता करने वाला कोई नहीं है। अब आप देखिए कि ये सारे के सारे नेता जिन्होंने विनोद जी टीवी चैनल को बोला विनोद जी कि भाई ये जो जी विनोद जी, जैसे पहले वो टोपी और वो तस्वीरें जो आप बता रहे हैं पहले वाली, वो अगर ठीक नहीं थी, तो क्या अब वाली तस्वीरें ठीक हैं? क्या उसकी काट ये है या ये दोनों ही तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ इलेक्शन के दौरान ही क्यों जाते हो आप जाओ तो हमेशा जाओ ना जी, मंदिर में मत्था टेको ना, लेकिन फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत है उसमें? फोटो आपकी क्या आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो फोटो आप कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कभी जिंदगी में मंदिर नहीं जाते। ये आपने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, इसको मैं जरा पूछ लूं। अब्दुल खालिक साहब, ये कांग्रेस की फोटो अपॉर्चुनिटी है क्या? खासतौर से प्रियंका जी जो दिखाई दे रही हैं हमको शाकंभरी मंदिर में डुबकी लगाते हुए, ये फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं। हाँ, ये जो हिंदू बिलीफ में विश्वास करते हैं वो मंदिर जाएगा, इसमें क्या बुराई है? प्रियंका जी, राहुल जी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, वो लोग मंदिर में जाता है, इसमें बुराई क्या है? इसमें फोटोआप किसे होगा? आप लोग मंदिर में जाएंगे तो कुछ नहीं है। मैसेज भी तो जाता है ना अब्दुल खालिक, मैसेज भी तो जाता है ना अब्दुल खालिक, इसीलिए तो इफ्तार की दावतें दी जाती हैं ना, मैसेज भी तो जाता है, संदेश भी तो जाता है। अरे भाई, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद में जाऊंगा, इसमें क्या मैसेज जाएगा? ये तो मैं मस्जिद जाते ही हूँ। अगर कोई हिंदू मंदिर में जाएगा, इससे क्या बुरा मैसेज है? उसका धर्म का हिस्सा है, विश्वास का हिस्सा है, क्या बुराई है इसमें? जॉन बारला, ऐसा माना जाता है क्या कि कुछ लोग जो कर रहे हैं वो स्वाभाविक समझा जाता है, कुछ लोग जो कर रहे हैं उसको फोटो अपॉर्चुनिटी मान लिया जाता है? देखिए, हम लोग सबको लेके चलते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम भी हमारे संगठन को है, हमारा बीजेपी में है, काम कर रहे हैं। इसमें कहाँ अलग अलग हम लोग है, सब तो है, सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं समझ लूं, क्या शोएब जमाई अब वो एन ब्लॉक वोटर नहीं रह गया क्या? जो पहले MY की बात की जाती थी, कई बार जो है ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण की भी बात की जाती थी, क्या वो एन ब्लॉक वोटर अब मुस्लिम नहीं रह गया है क्या, मुसलमान? नहीं, अब जो है बिल्कुल एक ब्लॉक के तौर पर नहीं है कि आप जैसे पार्टियां पहले था कि ये वोटर कहाँ जाएगा, हमारे पास ही पहले था मजबूरी में ऐसे। हाँ, पहले था। अब मुसलमानों के पास चॉइस नहीं थी ना, समाज के पास चॉइस, अब चॉइस है। अब क्या चॉइस में भारतीय जनता पार्टी भी है? बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूं, हमेशा मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आज ये ऐलान कर दें कि मैं रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें लागू कर रहा हूं, और दूसरा कि भाई माइनॉरिटीज को कोई परेशान नहीं करेगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, तो मैं कहता हूं मैं मोदी जी के लिए वोट मांगू। भाई, हमें तो सुरक्षा ही चाहिए और अपनी तरक्की ही तो चाहिए, पार्टियां कोई भी रहे, लेकिन ये जो चीजें आप मुहैया कराएंगे हम उनके साथ जाएंगे। बारला जी, अभी तक सिक्योरिटी नहीं दिया है आप लोगों ने? जॉन बारला जी, मुस्लिम माइनॉरिटी को सुरक्षा का एहसास नहीं दिया है? देखिए, सुरक्षा का जरूरत नहीं है, सुरक्षा अभी आ गया, इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में सब आ गया, सभी तो सुरक्षित है। आज बताइए, मैं हर दिन मुस्लिम कम्युनिटी से आज हमारे हाथ से झंडा पकड़ रहे हैं, इसका मतलब वो परेशान है TMC से, वर्तमान सरकार से परेशान है, मोदी जी का काम से खुश है, इसीलिए तो हमारे आज झंडा पकड़ रहे हैं। डेली हम मुस्लिम भाई को हम अपना संगठन में अपना BJP का कार्यकर्ता बना के काम करा रहे हैं, डेली ज्वाइन कर रहे हैं हम। चलिए, यह शोएब जमाई इससे संतुष्ट है क्या, समझूंगा मैं आगे। लेकिन उससे पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने की है वहां पर रैली। शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नारा 2 मई दीदी गई। दो मई दीदी गई, ये कैसा लग रहा है सुनकर आपको जितेंद्र जी?
देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने किस तरह से मुख्यमंत्री का पद हासिल किया, लोगों को तोड़कर, लोगों को खरीदकर, ये सारे भारतवर्ष के लोगों ने टीवी के पर्दे पर देखा। तो वो व्यक्ति जो खुद भाड़े के एमएलए के बल पर मुख्यमंत्री बना हो, वो बंगाल में आकर यदि कहे दीदी गई, तो दीदी के भाई ये विश्वास नहीं करेंगे। मतलब आप 15 साल मुख्यमंत्री होने का क्रेडिट नहीं देना चाहते उनको? नहीं, मनोरंजन के लिए ये बातें ठीक है, लेकिन सीरियसली ऐसे बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता बंगाल में। इस तरह की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता बंगाल में जॉन बारला, जिस तरह के नारे आप लेकर जा रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाएं। 2 मई का बात करेंगे, 2 मई को बात करेंगे शोएब जमाई। लेकिन एक अहम बात जो कही गई कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे तो रहे हैं, सब एक जैसे हैं, सबको एक तरीके से देखा जा रहा है, क्या ये चाहिए कि एक को ज्यादा तवज्जो मिले? नहीं, मैं कहता हूं कि भाई हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या यहाँ से उसका कॉस्ट आपको ये चुकाना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों की जान चली जाए, या हर जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, या फिर हर रोज जो नई नई चीजें एक प्रोपेगेंडा के तौर पर आती है माइनॉरिटी समाज के लिए, वो कॉस्ट नहीं होगा। हम ये कहते हैं आप शांति से रहिए, हमें भी शांति से रहने दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि जब शोएब जमाई, इस तरीके से देखा क्यों जाता है? आप रहिए हम भी रहें, ये आप हम क्यों नहीं, हम भर क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, आप और हम क्यों है? ये बंटवारा अगर दिमागों में, जहन में रहेगा तो वो तो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा ना। नहीं सर, बंटवारा नहीं है, बंटवारा ये है कि सारे सेक्टर, अरे जो बंटवारा चाहते थे आप और हम वाला, वो तो चले गए ना उस तरफ। हम तो हम है ना। बिल्कुल हम हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे समाज में तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको आप कैसे काउंटर करेंगे। सेकुलर पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप तहफ्फुज नहीं प्रदान कर पाएंगे, उनके समाज के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, उनको वो चीजें नहीं मुहैया करा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान ये सोचेगा ना कि जिसके भरोसे हम थे वही हमारे पीछे नहीं खड़ी है, तो हम कंपैरेटिवली आप किसको मानते हैं कि दिया गया? कांग्रेस को देंगे आप ज्यादा मार्क्स बीजेपी से? नहीं, बिल्कुल देंगे, जाहिर से बात है कि यहाँ से तहफ्फुज थी, कम से कम इससे पहले सुरक्षा की इतनी अहमियत तो थी। चलिए अब्दुल खालिक, मार्क्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं कि पास हो जाएं आप। हाँ बोलिए, पूछिए। नंबर तो आपको भाजपा से ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं मिल रहे हैं कि आप पास हो जाएं। देखो, जो ओपिनियन पोल में जो दिखाया, हम लोग कभी ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं करते। यहाँ कांग्रेस जो हमारा ग्रांड अलायंस है, हम लोग को पूरा बहुमत मिलेगा, हमारी ही सरकार हो रहा है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहा है। चलिए शोएब जमाई, आपके ओपिनियन को ओपिनियन पोल की तरह ट्रीट कर लिया अभी फिलहाल उन्होंने, लेकिन जरा मैं जितेंद्र तिवारी आपसे ये समझ लूं कि आपके ऊपर अपीजमेंट के भी आरोप हैं और आपके ऊपर यह आरोप भी है कि आपने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा। ये दोनों आरोप एक साथ कैसे हैं? देखिए, वो आपको याद है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चुनाव के समय, पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से 18 सांसद दिए। उसके बाद करीब 1.5 वर्ष बीत गया। बंगाल के लोगों को इसके बदले में प्रधानमंत्री जी के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा क्या दिया गया, किस तरह बंगाल के साथ प्रताड़ना किया गया, ये बंगाल के लोगों ने देखा है। और ममता बनर्जी की हमेशा ये नीति रही है कि बंगाल के जितेंद्र तिवारी, मेरा सीधा सवाल है कि जो कौम जिसको लेकर यह कहा गया कि दूध देने वाली गाय के तो लात भी सहे जाते हैं, वो कौम ही आपसे नाराज क्यों है? देखिए, हम किसी कौम को लेकर राजनीति नहीं करते। आप देखते हो कलकत्ता में जो व्यक्ति मेयर है, वो किसी एक कौम का है, लेकिन कौम के कारण उसको मेयर नहीं बनाया गया। उसकी योग्यता रही है, वो पहले काउंसिलर थे, कई बार मंत्री रहे हैं, वो शहरी विकास के मामलों को अच्छा समझते हैं, इसलिए उनको कलकत्ता का मेयर बनाया गया। हम किसी एक कौम को देखकर किसी को कोई पद नहीं देते, उनकी योग्यता ही हमारे लिए मापदंड होता है। और पूरे बंगाल में हम इसी तरह सरकार चलाते हैं। उनकी योग्यता तो हमने देखा, आचार संहिता के बाद वो पहुंच गए थे एक जगह और मस्जिद में जाकर कह रहे थे कि देखिए यहाँ कत्लेआम हो जाएगा, ये गुजरात बन जाएगा, मत आने देना। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मैंने भी सुना था, दुनिया ने देखा सर। चलिए एक अहम खबर सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी के लिए एक राहत की खबर है। तेजस्वी यादव ने ममता के लिए वोट मांगा है। कोलकाता जाकर तेजस्वी की बिहारियों से अपील, बंगाल में ममता बनर्जी को ही वोट करें बिहारी। ममता ने लालू यादव को पिता के समान बताया। लालू यादव का समर्थन, तेजस्वी का समर्थन कितना फर्क ला सकता है? बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं बंगाल में, कितना फर्क आएगा उससे, ये एक दूसरा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने वोट मांगे हैं, ममता दीदी के पैर छुए हैं यहां पहुंचकर। देखिए आप,
ममता दीदी ने लालू को अपना पिता जैसा बताया, तो तेजस्वी ने ममता दीदी के पैर छुए और अपील की कि बिहार के सभी लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो ममता दीदी के पक्ष में वोट करें। लेकिन अब विनोद बंसल के पास मैं जाना चाहता हूं। विनोद बंसल, ये तो हमने देख लिया, लेकिन वो दिन कब आएगा जब केवल एक नागरिक की हैसियत से वोट दिए जाएंगे? बिल्कुल दिनेश जी, आपने बहुत एक दुखती रग को छुआ है आज। और ये जिस तरह की जो छिछली पॉलिटिक्स जो चलती है देश के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा कटाक्ष आपने किया है। आई अप्रिशिएट फीलिंग। और वास्तव में जिस तरह से ये जो चाहे शोएब जमी की बात हो या ये जो अपने बिहारी बाबू की बात हो, जो कि जाकर के कहते हैं कि भाई बिहारियों को आह्वान कर रहे हैं। अरे कोई वोट को खरीदे जाते हैं क्या? वोट को बेचे जाते हैं क्या? वोटरों को आप बिकाऊ हुआ समझते हो क्या? क्योंकि ये मुस्लिम वोटर है और ये बिहारी वोटर है, ये बंगाली वोटर है। ये मुझे लगता है, देखिए ये जो राष्ट्रीयता की बात, जो भारतीयता की बात, जो कलेक्टिव विजडम की बात, वो कोई नहीं कर रहा। बंगाली की बात नहीं कर रहा कोई, बात कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान। अभी एक और बात हो गई, देखिए एक और खांचा बन गया कि बिहारी जितने हो ममता को वोट दें। ये एक और खांचा बना ना, मतलब खांचे बनाने का, बांटने का ये काम, डिवाइड एंड रूल का आरोप हम अंग्रेजों पर क्यों लगाते हैं? जरा इसकी बात कर लें। अब आप थोड़ा सा निश्चिंत हैं क्या जितेंद्र जी? बिहार के लोग जो यहाँ बसे हुए हैं वो भी साथ में आएंगे, तेजस्वी ने अपील की। आपको एक और खबर आपको बताएं कि तेजस्वी के साथ साथ आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि अप्रैल महीने में मैं ममता बनर्जी के प्रचार में बंगाल में आऊंगा। तो ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो भी नेता है वो ममता बनर्जी के साथ मजबूती तो आपकी अपील क्यों नहीं सुनी कांग्रेस ने, वाम ने? जी, ओवैसी से बैर क्यों है? देखिए, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, ये सब मिलकर साथ में क्यों नहीं आते? नहीं, ममता बनर्जी ने तो पहले भी कहा था कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं उसको रोकने के लिए कांग्रेस एवं लेफ्ट फ्रंट के लोग हमारा सहयोग करें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये उनका अपना चॉइस है। हम तो जबरदस्ती किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकते। वो स्वतंत्र पार्टी है, उनको जो अच्छा लगता है वो करे। लेकिन बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और पूरे भारतवर्ष में जो भी सेकुलर ताकतें हैं वो ये जानती हैं कि ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेत्री है जिन्हें कितना भी डराया जाए, कितना भी धमकाया जाए, वो झुकेंगी नहीं और मजबूती के साथ लड़ाई करती रहेंगी। इसीलिए सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। बांटना गलत है, ये जो कहने वाले लोग हैं वो भी खुद क्या काम कर रहे हैं, इस पर निगाह आप डालेंगे तो उनके स्टेटमेंट में और उनके किए हुए में आपको फर्क नजर आएगा। क्या आने वाले दिनों में अब ये सियासत खत्म होगी जहां पर ये कहा जा रहा है कि अभी भी इस तरीके की चीजों के सब्सक्राइबर्स हैं, फिरका परस्त ताकतों को नहीं आने देना? क्या वाकई आज भी इसके सब्सक्रिप्शंस हैं, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।